हमारे देश में हमेशा ही कृषि का एक विशेष महत्व रहा है और यह हमारे ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथों में साफ झलकता है। अगर आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि वृक्ष आयुर्वेद का जिक्र पुरातन काल से अनेक बार कई पुस्तकों में आया है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पौधों की दीर्घायु का विज्ञान। दीर्घायु मतलब लंबी आयु। इस शब्द का साफ उल्लेख आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलेगा। इसके अलावा बृहद संहिता में भी इसका वर्णन है और 11वीं शताब्दी में ही हमारे कृषि ऋषि सुरपाला जी ने वृक्ष आयुर्वेद के नाम से पूरी किताब की ही रचना कर दी थी। यह किताब ताम्र पत्रों पर लिखी हुई थी और आज भी यह उसी रूप में मौजूद है। इसी तरह 13वीं शताब्दी में उपवन विनोद की रचना हुई जो मुख्यतः बागवानी की बारीकियों के बारे में है। इसके साथ 16वीं शताब्दी में हमारे शूरवीर महाराज महाराणा प्रताप सिंह के दरबार में कृषि ऋषि चक्रपड़ी मिश्रा जी ने विश्ववल्लभ की रचना की जो सुरपाला जी के वृक्ष आयुर्वेद का नया रूप भी माना जाता है। इसके अलावा भी अन्य इतने लिखित प्रमाण हैं हमारे पास कि अगर मैं कहूँ कि पूरे विश्व को खेती और बागवानी करना भारत ने सिखाया तो मुझे कोई गलत साबित नहीं कर सकता। लेकिन समय और परिस्थितियों के कारण यह जानकारियां सीमित रह गई कुछ क्षेत्रों और व्यक्तियों तक। इसलिए अगर आप वास्तव में हमारे कृषि ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान को जानना चाहते हैं तो अंत तक देखते रहिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आधुनिक युग में जैविक खेती की शुरुआत 19वीं शताब्दी के आखिरी सालों में हुई थी और सर एल्बर्ट हावर्ड, जिनको जैविक खेती का जनक भी माना जाता है, उन्होंने भारत के किसानों के बीच घूमकर यह ज्ञान प्राप्त किया था और यह बात आपको उनके बारे में लिखे हर लेख और विकिपीडिया पर भी मिल जाएगा। इसी तरह चाहे वो दाभोलकर जी की विधि हो, चाहे पालेकर जी की, या फिर नटराजन जी द्वारा दिया गया पंचगव्य का फॉर्मूला हो, या फिर विदेशों में विकसित प्रसिद्ध कंपोस्टी और बोकाशी विधि हो, सब आधारित हैं कुड़प जल के ऊपर। और इसलिए यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि कुड़प जल विश्व का पहला और सबसे पुराना ज्ञात तरीका है तरल जैविक खाद बनाने का। इसलिए सभी कृषि ऋषियों द्वारा कुड़प जल को वृक्ष आयुर्वेद का सबसे शक्तिशाली खाद माना जाता है। इस खाद को बनाने के विभिन्न फॉर्मूले दिए गए हैं और इसमें कई बदलाव करके इसी का इस्तेमाल पौधों को कीटों से सुरक्षा करने के लिए भी होता है और रोगों से बचाव के लिए भी इसी का इस्तेमाल होता है। इस घोल में इतनी विविधता होने के कारण इसको अलग अलग क्षेत्रों के किसान अपने यहाँ पर उपलब्ध वस्तुओं को चुनकर उनके हिसाब से इसे बना सकते हैं। हालांकि पूरे वृक्ष आयुर्वेद में कोई निश्चित मात्रा नहीं बताई गई है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस पर कई प्रयोग करके एक निश्चित मात्रा निर्धारित की है कुड़प जल को बनाने के लिए, जिसको हमारे वैज्ञानिक YL नेने और डॉक्टर SL चौधरी जी ने मिलकर संशोधित किया और कई विकल्प और उनकी निश्चित मात्रा निर्धारित की है। तो आइए जानते हैं विश्व के प्रथम तरल जैविक खाद को बनाने का तरीका, जिसमें कुल 10 प्रकार की सामग्री लगती है, 10 पर्णी अर्क की तरह। इस संशोधित कुड़प जल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं, इसलिए सिर्फ मांस का नाम सुनकर कृपया वीडियो स्किप न कीजिएगा। पहली सामग्री है 2 किलो मांस, जो ताजा या पुराना दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है कि उसमें सड़न ना शुरू हुआ हो। अगर यह ना मिले तो आप 2 किलो मछली भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। यदि यह भी ना उपलब्ध हो तो आप इसकी जगह 25 अंडे ले सकते हैं। और यदि आपको मांस, मछली, अंडे से परहेज है तो आप 2 किलो दूध का पनीर भी ले सकते हैं, या फिर 1 किलो सोयाबीन के दानों के पेस्ट के साथ 1 किलो दूध का पनीर भी ले सकते हैं। इन सभी विकल्पों में से किसी एक को ही लेना है दोस्तों। अब दूसरी सामग्री है आधा किलो बोन मील यानी हड्डियों का चूरा। यदि बोन मील ना मिले तो इसकी जगह आप 1 किलो सोयाबीन का पनीर भी ले सकते हैं। तीसरी सामग्री है धान की भूसी और इसकी मात्रा होगी 1 किलो। चौथी सामग्री है दोस्तों तिलहनी बीजों की खलियां, जैसे सरसों खली, नीम खली इत्यादि, यानी किसी भी उपलब्ध खली का 1 किलो लेना है। पांचवी सामग्री है आधा किलो उड़द दाल और हो सके तो यह साबुत लीजिएगा। दोस्तों, इन पांचों सामग्रियों को पहले पकाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इन्हें आपस में मिलाकर इसमें 5 से 6 लीटर साफ पानी मिला देना है और फिर धीमी आंच पर इन्हें अच्छे से पकाना है लगभग 1 घंटे तक। पानी आप आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। पकने के बाद इनको अच्छे से मसल कर इन्हें बारीक कर लें और 200 लीटर के ड्रम में इनको डाल दीजिए। ध्यान रहे दोस्तों, पकाने के बाद बचे हुए पानी को फेंकना नहीं है। यह भी 200 लीटर के ड्रम में इन्हीं सामग्री के साथ डाल देना है। इसके बाद छठवीं सामग्री है 10 किलो गोबर, सातवीं है
15 लीटर गोमूत्र, 8वां है 1 किलो उबला हुआ दूध, 9वां है 250 ग्राम शहद और 10वां एवं आखिरी सामग्री है 250 ग्राम घी। इन सभी को पके हुए सामग्रियों के साथ अच्छे से मिला लेना है और अंत में इन सभी के अंदर आपको एक अंदाजे से साफ पानी डालना है जिससे ड्रम आधा भर जाए, यानी पानी मिलाने के बाद यह घोल लगभग 100 लीटर बन जाए और बाकी आधा ड्रम आपको खाली रखना है। दोस्तों, इतनी प्रक्रिया करने के बाद इसको सड़ाना ही आखिरी काम बचा हुआ है। अब यह कई तरीकों से किया जाता है। पहला और सबसे आसान तरीका है कि मिट्टी में एक गड्ढा कीजिए और ड्रम को सील करके मिट्टी में दबा दीजिए, लेकिन इस तरह करने पर आपको 3 महीने लगेंगे खाद बनाने के लिए। लेकिन अगर आप इसको 1 महीने में तैयार करना चाहते हैं तो आप इसे किसी एकांत और खुली जगह पर छांव में रखिए और एक्वेरियम वाला एयर पंप इसमें लगा दीजिए और इस ड्रम के मुंह को सूती के कपड़े से बांध दीजिए। इस तरह यह मात्र 1 महीने में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर हवा का पंप नहीं है तो आप इसे डंडे से भी रोज सुबह शाम हिलाकर 2 महीने में तैयार कर सकते हैं। हालांकि जब मैंने इसे बनाया तो मैंने तीनों तरीकों से बनाया था, लेकिन इस घोल के बनते समय जो दुर्गंध होती है उसके कारण डंडे से इसे हिलाने का मेरा मन ही नहीं करता था। वहीं एयर पंप वाले में चारों तरफ खुद ही बदबू फैलने लगती है, इसलिए मुझे मिट्टी के नीचे गाड़ने वाला तरीका ही सबसे ज्यादा पसंद आया। बस कुछ घंटों की मेहनत और फिर सीधे 3 महीने बाद आपको खाद मिल जाएगी। बीच में आपको इसमें कुछ करना ही नहीं होता। दोस्तों, यह खाद जब बन चुकी होती है तो 95% तक दुर्गंध खत्म हो जाती है और इसलिए इस्तेमाल करने में दुर्गंध काफी कम होती है, लेकिन इसके परिणाम आपको चमत्कारिक मिलेंगे। मार्केट के सभी टॉनिक फेल हैं इसके सामने। यह पौधों की हर अवस्था पर बेहतरीन परिणाम देता है, चाहे वह नर्सरी हो, वनस्पतिक वृद्धि का समय हो या फिर फूल अवस्था का समय हो। यह हमेशा ही आपको बेहतरीन परिणाम देगा, चाहे वह फसल कोई भी हो। इस घोल की मात्रा अधिकतम 30% तक आपको रखनी चाहिए स्प्रे में, लेकिन ड्रेंचिंग करने के लिए आप इसके प्रतिशत को 50% तक रख सकते हैं। दोस्तों, मैं नर्सरी पर इसका इस्तेमाल 10% में करता हूँ स्प्रे के लिए, वनस्पतिक वृद्धि के समय 20% में इसका इस्तेमाल करता हूँ और फूल अवस्था के पहले 30% तीव्रता के साथ मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से सबसे सही मात्रा है पौधों की अवस्था के हिसाब से। दोस्तों, वृक्षायुर्वेद में पंचगव्य, पंचमूल और ऐसे कई अनेक उपाय इनको मिलाकर दिए गए हैं जिससे अनेक रोगों को खत्म किया जा सकता है, जैसे ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट, नीमेटोड्स, स्मट्स और वायरल बीमारियों की भी उपाय इसमें बताए गए हैं। और मेरा वादा है कि मैं धीरे धीरे खेती के सभी नुस्खों को आपके सामने लाता रहूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों को बताने लायक लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।